नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारी जो एमसीक्यू की सीरीज कंटिन्यू है 30 क्वेश्चंस की, उसको हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें पॉलिटी है, साइंस है और यूपी स्पेशल है। इनसे रिलेटेड समथिंग कुछ प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि एग्जामिनेशन में लास्ट टाइम पूछे गए हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को टेकअप करते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आत्यांतिक वीटो शक्ति का प्रयोग सांसद द्वारा पारित विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक हो तब किया जाता है। और जो दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम वीटो के बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है वो कितने टाइप का होता है और उनके पर्टिकुलर मतलब अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है वो क्या क्या होते हैं और कौन सा वीटो कब लगाया जाता है या कितने वीटो का यूज फर्स्ट टाइम या पहले किया गया है। तो सारी चीज़ें हम एक ही प्रश्न में क्लियर कर लेंगे जिससे आपको ये बार बार समस्या ना हो। अगर हम वीटो की बात करें तो वीटो को इंग्लिश में वीईटीओ लिखा जाता है और इसका हिंदी जो होता है वो होता है निषेधाधिकार। ठीक है, निषेधाधिकार को वीटो कहते हैं। ये 4 टाइप का होता है। सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, जिसको कि आत्यांतिक वीटो कहा जाता है। यानी अगर मान लिया लेजिस्लेचर द्वारा कोई पारित विधेयक किया गया और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने से इनकार किया गया, ठीक है, तो इस तरह ये एब्सोल्यूट वीटो यूज किया जाता है। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वप्रथम इसका यूज किया था। इसके बाद जो दूसरा आता है वो होता है सस्पेंसिव वीटो यानी निलंबित वीटो जिसको हम कहते हैं। सस्पेंसिव वीटो का मतलब ये है कि अगर मान लिया लेजिस्लेचर ने एक बार राष्ट्रपति को कोई भी बिल बना के भेजा पास करने के लिए और राष्ट्रपति ने उसे वापस लौटा दिया, तो अगर सेकंड टाइम फिर से अगर लेजिस्लेचर ने बना के राष्ट्रपति के पास भेजा तो वो मतलब राष्ट्रपति बाध्य होता है उसको साइन करने के लिए। तो इस हिसाब से सस्पेंसिव किया जाता है यानी उसको निरस्त किया जाता है। निलंबित निषेधाधिकार इसको हिंदी में कहते हैं। और उसके बाद फिर तीसरा है पॉकेट वीटो यानी जिसको जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। इसमें क्या होता है, लेजिस्लेचर द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति ना तो स्वीकृति देता है और ना अस्वीकृत करता है, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाए। तो ये जो होता है पॉकेट वीटो होता है। इसका प्रयोग एक दो बार हुआ है राजीव गांधी के टाइम में। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में यूज होता है वो है क्वालिफाइड वीटो, जिसका यूज इंडिया में नहीं होता है, ये यूएसए में प्रयोग होता है इसका। इसको हिंदी में कहते हैं विशेषित निषेधाधिकार। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखने के बाद हमें ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। देखिए, हाँ, धन विधेयक यानी मनी बिल के संबंध में राष्ट्रपति कोई भी वीटो का यूज नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति से ही मनी बिल पेश होता है लोकसभा में, तो राष्ट्रपति उस पर क्यों लगाएगा, है ना। और आत्यांतिक वीटो शक्ति का प्रयोग सांसद द्वारा पारित विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक हो तब किया जाता है। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया है। एक ऐसा मंत्री जो एक सदन का सदस्य है दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वह सदन के दोनों सदनों में मतदान कर सकता है। तो वो मतदान वही करेगा जिस हाउस का वो मेंबर होगा। ठीक है, तो दूसरा तो गलत है। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, तो देखिए इसमें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आर्टिकल 74(1) है ये। 74(1) में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति उस सलाह को मंत्रिपरिषद के पास एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। उसके बाद जब वो करेगा तो फिर वो बाध्यकारी होगा, यानी एक बार प्रेसिडेंट को पास इतना राइट होता है कि वो भेज सके। तो यहाँ भी ये गलत है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। यहाँ पे होना चाहिए, अगर सही से देखा जाए तो मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बनाया गया है, लेकिन एक बार रिटर्न कर सकता है लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट। और यहाँ पे वो मतदान वहीं करेगा जहाँ का वो जिस हाउस का वो मेंबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना तो एक और ना तो दो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया। तो जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। और इसको ले कहाँ गया, भाग 12 में ले जाके आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। पहले ये क्या था, पहले ये फंडामेंटल राइट था, फिर बाद में विधिक अधिकार बना दिया। जो पहले था वो कहाँ पे था, तो वो पार्ट 3 में था, आर्टिकल 19 का एक और उसका 4 पार्ट था। ठीक है, अब उसको 300A में ले आए
विधिक अधिकार बना के। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ये मैच करना है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो हैं वो के.एम. मुंशी जी हैं, और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वो बी पट्टाभिरमैया थे, और क्रेडेंशियल समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष जो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो इसके हिसाब से आप ऑप्शन यहाँ पे मैच कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये एक करंट का भी क्वेश्चन है और ऑर्गेनाइजेशन का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सोचा गया इसको लेना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बात है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि GPAI जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी स्थापना कब हुई और भारत इसकी मेज़बानी कब कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम GPAI की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2020 को, और 25 देश इसके मेंबर थे। भारत क्या है, इसका फाउंडर मेंबर है, और OECD जो है वो GPAI के सचिवालय की मेज़बानी करता है। ठीक है, और भारत को इसकी मेज़बानी मिली थी 2022-23 में, इसी वजह से ये प्रश्न पूछा गया था। तो भारत ने जो मतलब मेज़बानी ली थी वो फ्रांस से ली थी, उससे पहले मतलब फ्रांस में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी, इनको कहीं नोट कर लिएगा। ये एक हिसाब से स्टैटिक करंट अफेयर धीरे धीरे बन ही जाएंगे, जो कि आपको पता होनी चाहिए और एग्जामिनेशन में आ भी सकता है। तो यहाँ पे इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने निकोबारी होदी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग के लिए आवेदन किया है, और होदी निकोबारी जनजाति का पारंपरिक शिल्प है। उपयुक्त में से कौन सा पूछा गया है, क्या सही है क्या नहीं सही है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट देखते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप में होदी शिल्प जो है इसके लिए GI टैग प्रस्तुत किया गया है, आवेदन किया गया है, सॉरी। तो यह जो है केंद्र शासित प्रदेश से पहला आवेदन है, किसी मतलब GI टैग के रजिस्टर के लिए आवेदन किया गया है। तो इस वजह से सोचा गया कि हाँ, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहली बार हो रहा है, तो ये आपको जानना आवश्यक है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आगे। इससे पहले सरकार ने मिथिला मरवाना को GI टैग से सम्मानित किया था, और होदी जो है, होदी निकोबारी, ये जनजाति का पारंपरिक शिल्प है। निकोबारियों को होदी बनाने के लिए तकनीकी कौशल अपने पूर्वजों से विरासत में मिले हैं, और स्वदेशी ज्ञान पर ये आधारित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो यहाँ पे उनको डिस्कस किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने 68.640 हेक्टेयर में फैले कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। ठीक है, राज्य सरकार ने पहले कांजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, नजरायणा पक्षी अभ्यारण्य, कदबुर स्लैंड, लोरिस अभ्यारण्य और डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया था। उसके बाद फिर कृष्णागिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में से एक क्षेत्र को कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, इसमें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022। हम यहाँ फोकस करते हैं मेजर ध्यानचंद्र जो खेल है, खेल रत्न पुरस्कार है, उसके बारे में कि इसको फॉलो कौन करता है या इसको देता कौन है। तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय ये इसको घोषणा करते हैं पुरस्कारों की। 2022 का जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार था वो किसको मिला है? वो शरद कमल अंचता को दिया गया है। तो ये याद रखिए कि एक बार पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो ये युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न इसमें दिया गया है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड की स्थापना कब हुई है? तो देखिए, जनजातीय लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने के लिए 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई, TRIFED। गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए ट्राइफेड भारतीय खाद्य निगम के एजेंट के तौर पर मोटे अनाजों, दालों, तिलहन की सरकारी खरीद एवं सहकारिता विभाग के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो ये 1987 में इसकी स्थापना हुई है ट्राइफेड की। ठीक है, और ये किसके लिए हुई है? तो ये जनजातीय लोगों के लिए हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें ये सुमेलित करना है, पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम सारी चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पे केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना 1957 में हुई, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई, और कृषि मूल्य
आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ हुआ 1997 में, यानी ये टारगेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट नहीं है, ये 1985 दिया गया है, बल्कि ये 1965 में कृषि मूल्य लागत आयोग की स्थापना हुई थी। और इस आयोग का नाम 1985 में बदल कर क्या कर दिया गया था, CACP, कृषि लागत और एवं मूल्य आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पनामा रोग से ग्रसित होने वाली फसल कौन सी है। तो पनामा रोग से ग्रसित होने वाली जो फसल है वो है केला। केला रोग जो होता है, केला जो होता है ये पनामा रोग से ग्रसित है। ये जो है एक फंगस के कारण होने वाला रोग है, फंगस के कारण होने वाला एक रोग है। इस रोग में क्या होता है, केले के पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियां भूरे रंग की होकर गिरने लगती हैं और तना सड़ने लगता है, उसी को कहते हैं पनामा रोग। ये इसके जो लक्षण हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद पूछा गया है कि वर्षा ऋतु की फसल है, तो इसमें से ये बताना है आपको कि वर्षा ऋतु की फसल कौन सी है। तो देखिए, रबी की जो फसल है ये तो शीत ऋतु में होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू। और जायद की जो फसल होती है ये ग्रीष्म की है। ठीक है, इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा। और जो खरीफ की फसल है ये है आपकी वर्षा ऋतु की फसल, इसमें क्या क्या बोया जाता है, चावल है, ज्वार है, बाजरा, मक्का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, फलों के राजा आम के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य है। अब इसमें 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। तो देखिए, अगर आम के वानस्पतिक नाम की बात करें तो वो मैग्नीफेरा इंडिका होता है। यह एनाकार्डियेसी कुल से संबंध रखता है। ठीक है, और इसके बाद अगर देखा जाए तो आम के वृक्ष में द्विलिंगी तथा एक लिंगी नरपुष्प एक ही वृक्ष पर होते हैं, ये भी सही है। और आम का पका हुआ फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। तो आम जो होता है विटामिन ए तथा विटामिन सी दोनों का अच्छा स्रोत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तीनों ही चीज़ें सही दी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दी हुई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय की डिफिनीशन यहाँ पे पूछा गया है। तो राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम से आशय क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि में देशवासियों के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। ठीक है, ये याद रखिएगा, यानी गुड्स और सर्विसेज, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा क्या होगा, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में क्या क्या शामिल होता है। उसमें शामिल होता है कर प्राप्तियाँ, और फिर ब्याज प्राप्तियाँ शामिल होती हैं, और फिर सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ और तथा लाभांश शामिल होते हैं। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्याज प्राप्तियाँ कौन सा शामिल नहीं किया जाता है पूछा है, तो ब्याज प्राप्तियाँ होती हैं, कर प्राप्तियाँ होती हैं, सरकारी विभागों और ये लाभ और लाभांश, अल्प बचत शामिल नहीं की जाती है राजस्व खाते में। इसके बाद मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या क्या है। मुद्रास्फीति कर्जदारों के लिए अनुकूल होती है और मुद्रास्फीति बांड धारकों को लाभ होता है। तो इन्फ्लेशन से जो लाभ होता है, जो ऋणी वर्ग होता है उसको लाभ होता है, तथा बांड धारकों को हानि पहुंचती है। ठीक है, अब मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति में क्या होती है, कमी होती है, जिसके कारण कर्ज लेने वाले को लाभ पहुंचता है, क्योंकि उन्हें कम क्रय शक्ति वाली मुद्रा की अदायगी के रूप में ऋण देना पड़ता है। और इसके विपरीत क्या होता है, बांड धारकों के लिए मुद्रास्फीति नुकसानदायक होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मुद्रास्फीति कर्जदारों के लिए अनुकूल होती है और बांड धारकों के लिए प्रतिकूल होती है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सही होंगी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार देते हैं किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए, अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो आरबीआई विभिन्न बैंकों से अल्पकालिक अवधि के लिए उधार लेता है, और आरबीआई अपने सरकारी बॉन्ड्स विभिन्न बैंकों को बेचता है तथा उनसे भविष्य में खरीदने का वादा करता है। तो इसी को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो दर।
रिजर्व बैंक को उधार देते हैं। कौन देता है? बैंक देता है उधार। और आरबीआई क्या देता है? उनको सरकारी बॉन्ड देते हैं और ये कहता है कि ठीक है मैं इसको खरीदूंगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, ये कुछ योजनाएं दी गई हैं और उनको सुमेलित करना है कि कब कब क्या क्या हुआ है। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये 1999 में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये शुरू हुआ है 2016 में। और बीमा ग्राम योजना 2002 में शुरू हुआ है। और आम आदमी बीमा योजना 2007-8 में शुरू हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके ऑप्शन को मैचअप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर सूची दी गई है, यानी उत्पाद दिए गए हैं और उनका स्रोत पूछा गया है कि क्या क्या है। तो सबसे पहला दिया गया कि अफीम कहाँ से? ये फल से मिलता है। हींग कहाँ से मिलता है? ये जड़ से मिलता है। रबर जो है वो तना से मिलता है। और कुनैन जो है ये छाल से मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा। हींग के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा, मतलब ये चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो काफ़ी लेटेस्ट हैं और एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं घूमते फिरते मिल ही जाते हैं। इसके बाद फिर फसल और प्रजातियां दी गई हैं कि कौन सी फसल कौन सी प्रजाति के बारे में है। तो यहाँ पूछा क्या गया है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है, सरसों की प्रजाति क्या है? सरसों की प्रजाति है वरुणा। मटर की प्रजाति है सपना। और मूंगफली की जो प्रजाति है वो कौशल। उसमें जवाहर सुयोग है, सूर्या नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैंड अप योजना के बारे में पूछा गया कि स्टैंड अप योजना क्या होती है। तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य क्या है? जो है अनुसूचित जाति जनजाति की महिला उद्यमियों को संस्थागत साख संरचना तक पहुंच को आसान बनाना, जो अब तक इसके लिए अयोग्य समझे गए थे। इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? याद रखिएगा इसको, 5 अप्रैल 2016 को किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नोएडा से किया गया। इसके बाद फिर साख पत्र दिया जाता है। किसको दिया जाता है भाई साख पत्र? तो साख पत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साख पत्र किसको दिया जाता है? भुगतान सुनिश्चित करने संबंधी दस्तावेजी एक साख है जो आयातकर्ता को के निवेदन पर किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, यानी आयातकर्ता के अनुरोध करने पर ये होता है। इसके बाद फिर गेट के बारे में पूछा गया, सॉरी गैट है ये, GATT, गैट। ये गैट कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1947 में हस्ताक्षरित एक इंटरनेशनल समझौता है। यह 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हुआ था। और इसका कार्यालय कहाँ पे था? वो जेनेवा में था। ठीक है, और गेट का उद्देश्य क्या था? सदस्य देशों के मध्य शुल्क को कम कर और कोटा को कम कर के व्यापार मुक्त बनाना। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा जेनेवा 1948। कब और कहाँ स्थापित किया गया? संस्था है और उसके बाद उसकी स्थापना वर्ष के बारे में है। तो हम सारा यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना हुई 1948 में। और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना हुई 1997 में। और भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1963 में हुई। और सिडबी की स्थापना 1990 में हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है वो महोबा में स्थित है। ठीक है, महोबा वैसे भी पान की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गंगा में बाएं तट की पहली प्रमुख सहायक नदी है। तो बाएं तट की जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है? वो रामगंगा है। यह बिजनौर के कालागढ़ में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पे? बिजनौर के कालागढ़ में। और उस नदी की लंबाई है 596 किलोमीटर। यह नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रभावित होती है और कन्नौज के समीप गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट से कौन से पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं? तो पूर्वांचल के अगर लोक नृत्य की बात करें तो ऐसे लोक नृत्य के बारे में उत्तर प्रदेश विशेष में एक वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। इसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लोक नृत्य है, भाषा है, बोली है, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तो अगर पूर्वांचल के लोक नृत्य की बात करें तो धोबिया है, कठघुड़वा है, धीवर है, नटवरी है, नटुआ, चौरसिया, दादर, ये सारे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सभी आंसर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे नया ताजे वाला बैराज के नाम से जाना जाता है? तो ये हथनीकुंड बैराज को जाना जाता है। हथनीकुंड बैराज कहाँ कहाँ पे है? ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य इससे हैं मैचअप? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान। ठीक है, इसका निर्माण किया गया 1872 में सहारनपुर के पास यमुना नदी पर हुआ है। इस बैराज को नया ताजे वाला बैराज के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद फिर ये पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित है। तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये जानते हैं आप, प्रयागराज में है, MNIT जिसको कहते हैं। और इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, ये हापुड़ में है, कानपुर में नहीं है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, ये आगरा में है, रायबरेली में नहीं है। और इंडियन इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में है, कल्याणपुर, जो कि सही दिया गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना कहाँ करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। तो ये लिया गया है लखनऊ प्राणी उद्यान में। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना के बारे में ये डिटेल पूछा गया है कि क्या है। तो हम इस पूरी योजना के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना क्या है। राज्य के सभी परिवारों के लिए यूपी परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की बात कही है। यह कार्ड राशन कार्ड की डेटा की मदद से तैयार किया जाएगा और यह आधार कार्ड के तर्ज पर कितने अंक का होगा, 12 अंकों का होगा। इस कार्ड की मदद से परिवार के सभी सदस्यों की सूचनाओं को जाना जा सकेगा। यह कार्ड किसी भी योजना में अपात्र आवेदकों को चिन्हित भी करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना, इसके बारे में आप याद रखिएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक। तो हमने यहाँ पे इस प्रश्न को लिया संघाई सहयोग संगठन के बारे में जानने के लिए। ठीक है। तो ये तो खैर हुआ था वाराणसी में। तो SCO, तो 2022-23 के लिए SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन है, ये है। ठीक है। अब SCO के बारे में अगर हम जानें थोड़ा सा, तो SCO एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है जिसकी घोषणा कब हुई थी, 2001 में इसका गठन हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, SCO। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है और हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। और उसके बाद एथलीट फुट है, ये एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो मानव शरीर में फीमर जो होती है सबसे लंबी अस्थि होती है। और हैजा रोग किससे होता है, वो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है, सही है। और एथलीट फुट जो है वो यह एक कवक से होता है ये। और यह एक संक्रामक बीमारी है। इस जो कवक का नाम है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एपिड मॉर्फाइटान। ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ये विषाणु के द्वारा नहीं होता, ये कवक के द्वारा होता है। उसके बाद फिर इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है, डहेलिया की जड़ों से ये प्राप्त होता है। रुधिर में शर्करा की मात्रा का ये क्या करता है, नियमन करता है और इसका स्रोत यही है। तथा अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं हैं, दोनों हैं। ठीक है। तो ये डहेलिया की जड़ें हैं और अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं। उल्लेखनीय है कि इस हार्मोन की कमी से शरीर में डायबिटीज का रोग हो जाता है और इसकी अधिकता से से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। तो वो है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट।